हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले चैप्टर यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो चलिए पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। हुआ यूं कि भारत में यूरोपियों का आगमन जो शुरू होता है वो 1498 से शुरू होता है, जब पहला यूरोपीय यानी वास्को डी गामा भारत आता है। जब वो भारत से यूरोप लौटता है तो उसको अपनी वस्तुओं में के मूल्य में भारी लाभ मिलता है, जो कि वो भारत से लेकर गया था। भारत से मिले लाभ को देखकर जो ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनियां थी उनको भी लगा कि उन्हें भारत के साथ व्यापार शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए वो जाते हैं महारानी एलिजाबेथ के पास। भारतीय राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अंग्रेजों का शासन जो था, जो मेनली वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा, और दूसरा है ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा। तो चलिए पहले कंपनी के शासन से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो भारत में ब्रिटिश जो थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विशेष अधिकार प्राप्त थे। चार्टर का अर्थ होता है फरमान, ठीक है। और विशेष अधिकार इसलिए कहा गया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल उसको ही अधिकार था कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके। बाकी ब्रिटेन की किसी और कंपनी को ये अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उसने क्या किया कि 1775 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। अब ये दीवानी न्याय और राजस्व का जो अधिकार था वो दिया किसने था, तो वो दिया था शाह आलम द्वितीय ने। और उसके बदले शाह आलम द्वितीय को क्या मिलता था, तो उसके बदले मिलते थे उनको 25 लाख रुपए वार्षिक। और आप देखेंगे कि ये वर्ड लिखा है दीवानी। दीवानी का अर्थ होता है कि जो राजस्व वसूलने के जो अधिकार है वो मिल गया था कंपनी को। बात करेंगे आगे तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। तो 1858 में ही क्यों लिया गया, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, जैसा आप जानते होंगे, ठीक है। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत विध्वंसक रूप देखने को मिले थे, जिसकी वजह से कंपनी को लगा कि अब उन्हें ये जो शासन है वो ब्रिटेन के हाथों सौंप देना चाहिए। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटेन की सेना में, उनको एक ऐसा कारतूस दिया जा रहा था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, और जिसको उन्हें मुंह से पहले काटना पड़ता था। और जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मुस्लिम और हिंदू थे उनके दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था। तो ये कारण बहुत महत्वपूर्ण बना था इस क्रांति के लिए। बात करेंगे आगे तो यह शासन जो था वो 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, जो कंपनी का शासन है उसको 1773 से 1858 तक हम लोग देखते हैं, और जो सम्राट का शासन है उसको 1858 से 1947 तक देखते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में उसके ना जाते हुए पहले हम शुरू करते हैं कंपनी के शासन से। तो कंपनी के शासन में जो सबसे पहला एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इस अधिनियम का जो था वो अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्यों था, तो ये पहले ही पॉइंट में दिया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया यह पहला कदम था, इसलिए इसको अत्यधिक संवैधानिक महत्व कहा गया। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। देखने वाली बात यह है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य तो ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया कि उनको मान्यता भी दे दी कि भाई आप प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कौन बना, तो सबसे पहले बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसके द्वारा क्या था, मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले क्या होता था, जो सभी प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे वो एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीकृत की शुरुआत कर दी गई थी 1773 के अधिनियम से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं।
ये सब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया जा रहा था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब प्रतिबंधित इसलिए किया गया क्योंकि ये जो था इनमें करप्शन बहुत बढ़ रहा था, इसलिए इनको, और आपने जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिया गया है कि नियमित और नियंत्रित करना था, ठीक है, तो इसीलिए इन पर भी प्रतिबंधित लगाने शुरू किए गए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से क्या था कि वो कंपनी पर नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया। इसके द्वारा भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी भी थी वो सरकार को देना, यानी ब्रिटिश सरकार को देना भी आवश्यक कर दिया गया। बात करते हैं आगे 1781 के संशोधन अधिनियम की। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं भी थी। पहली देखते हैं कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। मतलब ये है कि जब तक वो अपने पद पर थे उन्होंने जो भी कार्य किए थे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उन पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। बात करते हैं आगे, तो इस कानून ने क्या किया कि राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। साथ ही इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि न्यायालय जो था वो हिंदुओं को उनके निजी कानूनों के हिसाब से तथा मुसलमानों के जो निजी कानून थे उनको उनके हिसाब से वाद या मामले तय करेगा। यानी अगर कोई हिंदू की पेशी होती है, ठीक है, तो उनको हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से सुनवाई होगी तथा मुसलमानों के साथ मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से। साथ ही हम देखेंगे कि इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील जो थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो या ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। साथ ही हम देखेंगे कि इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों के काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के जो नियम विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया। बात करते हैं उसके आगे 1784 के बिट्स इंडिया एक्ट की। तो इसमें कहा गया कि इसने क्या किया कि कंपनी की जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको पृथक पृथक, यानी कि जो राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। साथ ही इसने क्या किया कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। मतलब अगर जो व्यापारिक मामले हैं उनके लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया और साथ ही जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन भी कर दिया गया। इस प्रकार जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी उसका आरंभ किया गया। द्वैत शासन की व्यवस्था उसका आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण भी कर सके। साथ ही इसने क्या किया कि इस प्रकार यह अधिनियम जो था दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब जो ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी क्षेत्र थे उन पर अब सीधा सीधा किसका वो हो गया, तो वो था ब्रिटिश का हो गया अधिकार। और दूसरा ये है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। बात करते हैं हम आगे 1786 के अधिनियम की। तो 1786 के अधिनियम में हम ये देखेंगे कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा रहा था, लेकिन उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रख दी गई थी। पहली तो उसने ये रखी गई थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, तथा दूसरा ये दिया गया था कि उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को क्या किया गया कि 1786 में कानूनों के प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। बात करते हैं आगे तो 1793 के चार्टर कानून की। तो इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। तो इसने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो 1786 के अधिनियम में दी गई थी
दो शर्तें जो उसने रखी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कि जो दो शर्तें उसने रखी थी उनको फ्यूचर के जो गवर्नर रहेंगे उन पर भी लागू कर दिया गया। साथ ही ये किया गया कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। साथ ही इसने ये किया कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। जो भारत के साथ व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1600 में जब चार्टर दिया गया था, तो उसमें एक सीमा तय की गई थी जिस सीमा को 20 वर्षों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। साथ ही इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। बात करते हैं आगे चार्टर कानून 1813 की। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बात करते हैं आगे चार्टर कानून 1813 की। तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। जैसा हमने देखा था कि 1773 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार के में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा गया। चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को बहाल रखा गया। साथ ही इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया। अब ये तो हम 1773 के एक्ट से ही देखते आ रहे हैं, तो इसको छोड़ते हैं। साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो इस कानून ने ईसाई मिशनरीज को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, मतलब उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी। साथ ही इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी कर दी। जो पुरानी पद्धति आ रही थी शिक्षा की इंडिया में, उसको हटाकर अब पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी कर दी गई। साथ ही इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया, और कर भुगतान नहीं करते थे तो उन पर दंड की व्यवस्था भी कर दी गई। आगे देखते हैं हम 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत निर्णायक कदम था। इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। माफ कीजिएगा, यहाँ महत्व लिख गया है तो वो निहित होगा, शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से भी वंचित कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीकृत की दिशा में यह निर्णायक कदम था। इसलिए जो विधायिका संबंधी शक्ति थी बाकी प्रांत की, उनको कम कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, मतलब अब वो कुछ भी कर सकता था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। प्रशासन के सारे कार्य तो वो पहले से भी कर रहा था, लेकिन इस एक्ट ने उसको एक प्रशासनिक निकाय के तहत प्रमाणित कर दिया। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। साथ ही उसने क्या किया कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखेंगे हम 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 से 1833 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था।
संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। महत्वपूर्ण क्यों था? तो इसने क्या किया कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। साथ ही इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया, नई विधान परिषद का गठन किया गया है, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, जिसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया। पहले क्या होता था कि विधायिका को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। साथ ही इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ तो किया गया, लेकिन इसका जो एग्जाम होता था वो ब्रिटेन में ही होता था और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता था। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। याद रखिएगा, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी इसके संबंध में। साथ ही हम आगे देखते हैं कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत ही कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें एक देखिए किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था कि पहले ये बता दिया जाता था कि कब से कब तक लागू रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद जो था, संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। साथ ही इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो था वो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो उसमें हम देखेंगे कि जो ताज का शासन जो 1858 से लेके 1947 हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति तक था, वहां तक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।